वेलकम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज जो हम लेंगे वो है इन्वर्जन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का प्रतिपन्न व अप्रतिपन्न या धारण। इन्वर्जन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए प्रतिस्थापियों को किसी अन्य परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है तो तीन प्रकार की घटनाएं होती है। इसमें हम क्या करेंगे, देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम से जितने भी ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसका और रिएक्टेंट, इन दोनों का जो विन्यास है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो जो रिएक्टेंट में ग्रुप या परमाणु लगे हुए हों और दूसरा प्रोडक्ट में जो परमाणु और ग्रुप लगे हुए लगेंगे उनका हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसके अंदर तीन प्रकार की मेन घटनाएं होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो जो ग्रुप और एटम लगेंगे उसमें तीन मेन फिनोमिना उसमें होगा। पहला तो ये होता है कि जो प्रोडक्ट बना है, बनने वाले प्रोडक्ट का विन्यास क्रिया करने वाले रिएक्टेंट के विपरीत हो जाए, कि जो रिएक्टेंट का विन्यास था उससे प्रोडक्ट का विन्यास बिल्कुल उल्टा बने। इसको तो हम कहते हैं वाल्डन प्रतिपन्न, और ये SN1 मैकेनिज्म का लक्षण होता है। दूसरी जो घटना होती है उसमें ये होता है कि प्रोडक्ट का जो विन्यास है वो क्रियाकारक के जैसा ही रहे, मतलब रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो विन्यास है वो एज इट इज़ ही रहे, दोनों के सेम रहे, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। ये दो प्रकार से संभव होता है। उसमें पहला तो ये लेते हैं कि जो एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु है उसका जो पड़ोसी होता है, मतलब कि जो एडजेसेंट ग्रुप लगा हुआ है वो अभिक्रिया में अपना योगदान दे, और दूसरा रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हो, तब ये वाली घटना हो सकती है कि प्रोडक्ट का विन्यास और क्रियाकारक का विन्यास दोनों का एक जैसा रहे। ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी जो कंडीशन होती है वो होती है रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन के अंदर कि दोनों विन्यासों का मिश्रण प्राप्त होता है, और इसके अंदर जो दोनों विन्यास का मिश्रण प्राप्त होता है वो SN1 मैकेनिज्म का लक्षण होता है। इस प्रकार वाल्डन इन्वर्जन SN2 मैकेनिज्म को लेते हैं और रेसिमाइजेशन SN1 मैकेनिज्म का लक्षण होता है। तो जो वाल्डन इन्वर्जन है वो SN2 का होगा, और रेसिमाइजेशन जो है वो SN1 मैकेनिज्म का लक्षण होता है। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें पड़ोसी ग्रुप और पार्टिसिपेशन और SN1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। तो ये तीन घटनाएं हमने यहाँ पर ली कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो किस तरीके से विन्यास आता है। अब हम लेते हैं इसके अंदर वो है, इसको डिटेल में, उसमें पहला हम लेंगे वाल्डन इन्वर्जन। जैसा कि हमने अभी पहले बताया कि वाल्डन इन्वर्जन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का विन्यास बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे हमने ये एक एग्जांपल लिया है, इसके अंदर देखो ये मैलिक एसिड लिया है, डी मैलिक एसिड। जब हम इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो L क्लोरोसक्सिनिक एसिड बन जाता है। तो ये यहाँ पर D से ये L बना। इसी तरीके से जब हम डी क्लोरोसक्सिनिक अम्ल को जब हम KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो L मैलिक अम्ल बना। तो इस तरीके से ये वाल्डन इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। इसमें ये D से L और वो यहाँ पर भी ये D से L बन जाता है। तो इसमें ये इसका विन्यास जो है वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो ये वाल्डन इन्वर्जन का एग्जाम्पल है।
इसी तरीके से वाल्डन प्रतिबंध में अणु का विन्यास विपरीत होता है तो उसका ध्रुवण घूर्णक भी विपरीत हो जाता है। किंतु यदि किसी अभिक्रिया में ध्रुवण घूर्णक विपरीत हो रहा हो तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पे वाल्डन प्रतिबंध भी होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लें, ये यहाँ पर डी ग्लिसरल्डिहाइड लिया और उसका मरकरी ऑक्साइड द्वारा जब हम उसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो डी ग्लिसरिक एसिड देता है, जिससे ध्रुवण घूर्णक तो बदल रहा है लेकिन वहाँ पे विन्यास सेम है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो वाल्डन प्रतिबंध नहीं है। अब हम इसके अंदर इसमें लेते हैं दूसरा, और वो है इसके अंदर वो आएगा, इसके में जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो होगा विन्यास का प्रतिबंध या अपरिवर्तित रहना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कभी कभी पड़ोसी समूह भाग लेकर यौगिक के विन्यास को परिवर्तित होने से रोक देता है। जैसे हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, और वो हम बताते हैं इस रिएक्शन के अंदर जो ये CO- ग्रुप है वो अभिक्रिया में भाग लेकर एसिमेट्रिक कार्बन एटम के विन्यास को परिवर्तित होने से रोक देता है। तो ये विन्यास का अप्रतिबंध या अपरिवर्तित रहना इसको बताता है। इसके बाद जो हम लेते हैं वो आता है इसके अंदर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, आपेक्षिक व निरपेक्ष विन्यास। किसी मॉलिक्यूल में विभिन्न परमाणुओं का स्पेस में अरेंजमेंट को उस यौगिक का विन्यास कहते हैं। मॉलिक्यूल में एटम किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि अणु में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था स्पेशल अरेंजमेंट को विन्यास कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के परमाणु जुड़े हुए होते हैं उनका स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है, तो उसको हम नाम देते हैं स्पेशल अरेंजमेंट। तो मॉलिक्यूल के अंदर एटम का स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। किसी यौगिक के वास्तविक विन्यास को उसका निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जो उसका रियल वास्तविक विन्यास है वो कहलाएगा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। किसी एक संरचना को स्टैंडर्ड मानकर अन्य विन्यास ज्ञात किए जाते हैं और ये जो ज्ञात होते हैं विन्यास उसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो एक को तो स्टैंडर्ड मान वास्तविक जो है उसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसके बाद जो दूसरे विन्यास आते हैं उन विन्यासों को हम रिलेटिव या विन्यास कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है इसकी, रिलेटिव और एब्सोल्यूट की वास्तविक विन्यास, और एक को स्टैंडर्ड मान के जब दूसरे को निकालते हैं तो वो कहलाते हैं निरपेक्ष या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम लेते हैं इसके अंदर, और वो है सीक्वेंस रूल, अनुक्रम विन्यास। इस नियम का यूज़ ज्यामितीय समावयवों के नामकरण की जो ईजेड पद्धति है और प्रकाशिक समावयवों के नामकरण की जो आरएस पद्धति है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार हम कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणु अथवा समूहों की प्रेफरेंस का निर्धारण करते हैं कि हम किसको पहले देंगे नंबर और किसको हम बाद में देंगे, और फिर उनको घटती हुई प्रायिकता के आधार पर व्यवस्थित करके एक क्रम बनाते हैं और इसको हम कोई-इन-गोल्ड प्रीलोग का अनुक्रम नियम कहते हैं। अब इसके लिए कई स्टेप्स हैं। पहला जो हम स्टेप लेते हैं उसके अंदर आता है सबसे पहले संबंध कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं को उनकी घटती हुई परमाणु संख्या के आधार पर क्रमबद्ध करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन का। इसके अंदर ये 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसको हम इस तरीके से
इसका जो ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन है उसमें परमाणु संख्या का क्रम ये होगा, पहला आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और लास्ट में हाइड्रोजन, क्योंकि हमने इसको कार्बन परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं को उनकी घटती हुई परमाणु संख्या के आधार पर जमाया है। तो उसके हिसाब से इसका ऑर्डर पहले है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर हाइड्रोजन आएगा। ये इसका पहला स्टेप है। दूसरा जो इसी के सीक्वेंस रूल के अंदर जो दूसरी स्टेप आती है या दूसरा नंबर जो सीक्वेंस हम निर्धारित करते हैं उसमें आता है, यदि कार्बन परमाणु से दो समान परमाणु जुड़े हुए हैं तो प्रीफरेंस उस परमाणु को मिलेगी जो अधिक परमाणु संख्या वाले परमाणु से जुड़ा हुआ हो। जैसे हमने ये यहाँ पर एग्जाम्पल लिया तो इसमें चारों समूह की प्रायिकता का क्रम जो आएगा वो इस तरीके से होगा, पहले क्लोरीन, फिर CH2Cl, फिर CH3 और फिर H, क्योंकि इसके अंदर उसको प्रायिकता मिलेगी जो अधिक परमाणु संख्या वाले परमाणु से जुड़ा हुआ हो। तीसरा जो स्टेप आता है उसमें यदि किसी समूह में द्विबंध अथवा त्रिबंध, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे 2 अथवा 3 परमाणु से जुड़ा हुआ माना जाता है। डबल बॉन्ड को 2 परमाणु से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 परमाणु से जुड़ा हुआ हम मानेंगे। जैसे C डबल बॉन्ड O है तो उसका मतलब वो 2 बॉन्ड बनाए, कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा और उसको हम एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ यूँ मान लेंगे। इसी तरीके से अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसको भी हम ऐसे मानेंगे, एक CN बॉन्ड, दूसरा CN बॉन्ड और तीसरा CN बॉन्ड, तो इसके बराबर इसको हम मानते हैं। इसके अनुसार अणु में चारों समूह के जो सीक्वेंस रूल होगा, सीक्वेंस क्रम होगा वो इस तरीके से होगा, Cl, CHO, CH3 और उसके बाद में H। ये इस तरीके से ये सीक्वेंस रूल बनते हैं और उसके हिसाब से फिर हम इसकी प्रायिकता डिसाइड करते हैं। चौथा जो है वो उसमें यदि कार्बन से 2 आइसोटोपिक एटम जुड़े हुए हों तो सीक्वेंस उस परमाणु को मिलेगी जिसका द्रव्यमान अधिक हो। जैसे कि हमने ये यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, इसमें इस वाले एग्जाम्पल में जो सीक्वेंस का ऑर्डर होगा वो ये होगा, पहले फ्लोरीन, फिर CH3, फिर D और फिर H। तो इन सारे स्टेप्स या इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम कुछ यहाँ पर एक ऑर्डर बना लेते हैं और वो सीक्वेंस का ऑर्डर इस तरीके से होगा, पहले Br, Cl, SO3H, SH, इस तरीके का जो ये हमने यहाँ पर दिया ये एक ऑर्डर बन जाता है, लास्ट में हाइड्रोजन। तो ये आपको सीक्वेंस जो है वो थोड़ी याद करनी पड़ेगी और फिर ये देखना पड़ेगा कि जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, उस किसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे और कौन सा बाद में आएगा। तो और ये बना कैसे है ये ऑर्डर, ये हमने एक सीक्वेंस रूल लिया उससे इसको ये जो ऑर्डर है वो बना है। पर इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें और इसको याद करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कैसे बना है वो हमने यहाँ पर समझाया, अगर कहीं आप मिस कर जाते हो तो ये जो रूल है उससे भी इसको बना सकते हो। तो जहाँ तक हो ये आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।